हरियाणा के करनाल में किसानों की तरफ से अनिश्चित काल के लिए मिनी सचिवालय के घेराव का ऐलान किया गया, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासी पारा हाई है। जिले में तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसान अपनी जिद पर अड़े हैं, तो वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर प्रशासन और किसान नेताओं की बैठक भी हुई। किसान नेताओं ने प्रशासन के सामने अपनी कई मांगे रखी, लेकिन करीब 1 घंटे तक चलने वाली ये बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद किसान अपनी रणनीति के मुताबिक आगे बढ़े और प्रशासन भी समझ गया कि उसे आगे के लिए तैयार रहना है, जिसके लिए पूरे जिले में प्रशासन अलर्ट पर है। करनाल में महा अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसान महापंचायत को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जिले में धारा 144 भी लागू है। कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। 5 एसपी और 26 डीएसपी के हाथों में सुरक्षा की कमान दी गई है। 10 पैरामिलिट्री के साथ 40 कंपनियां तैनात हैं। हाईवे जाम न होने देने के निर्देश दिए गए हैं। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा कि किसान महापंचायत के तहत जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 40 कंपनियों की तैनाती की गई है। हम चाहते हैं कि महापंचायत शांति से हो और मसला आपसी बातचीत से हल हो जाए। करनाल की अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत को लेकर शहर भर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। भिवानी का जन स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐसी वाटर टेस्टिंग मोबाइल वैन तैयार की है जो जिले के हर वाटर टैंक से सैंपल लेगी और पानी की गुणवत्ता टेस्ट करेगी। कहते हैं जल है तो कल है, लेकिन देश हो या प्रदेश, आज भी गंदे पानी की समस्या एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और इससे बड़ी समस्या है गंदे पानी की सप्लाई जगह जगह होना। कभी लोग प्रशासन से गुहार लगाते हैं तो कभी प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं अब लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन के तहत भिवानी में वाटर टेस्टिंग मोबाइल वैन तैयार की गई है। ये वैन जिले के हर वाटर टैंक से सैंपल लेगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने घर आ रहे पेयजल का सैंपल करवाना चाहे तो ये सेवा उसे फ्री में मिलेगी। जन स्वास्थ्य विभाग के एससी जसवंत सिंह ने वाटर टेस्टिंग मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं एससी जसवंत सिंह ने बताया कि पहले जिला हेडक्वार्टर पर ही सिर्फ पानी टेस्टिंग की सुविधा हुआ करती थी, लेकिन अब हर वाटर वर्क्स के टैंक के पानी की टेस्टिंग की जाएगी। हमारे विभाग में सिर्फ जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट में पानी टेस्ट होता था। जो हमारे विभाग के ही स्टाफ वाटर सैंपल लेके आते थे। अब ये जो जो लेबोरेटरी है वैन, मोबाइल है वाटर लेबोरेटरी वैन, ये गांव-गांव जाएगी, गली-गली जाएगी और हर वाटर वर्क्स पे जाएगी। तो वहाँ पे उसी टाइम एट स्पॉट ही सैंपल चेक करेगी और जो पब्लिक वाला है उसके साथ बैठ के भी पब्लिक वाला भी इसके चेक कर सकता है, जिससे कि पब्लिक को भी ये पता लगे कि हमारा पानी कैसा आ रहा है और इससे पब्लिक में जागरूकता आएगी और जहाँ पे पानी की गंदे पानी की शिकायत है हम उसको तुरंत ठीक करेंगे। वहीं वाटर टेस्टिंग मोबाइल वैन में तैनात लैब असिस्टेंट ने बताया कि वो पेयजल की टेस्टिंग 9 पैरामीटर पर करेंगे। उन्होंने बताया कि ये सभी टेस्ट करते ही रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड की जाएगी, जो सीधा हेडक्वार्टर को अपडेट करेगी। सर, हमारा है जल जीवन मिशन की हर घर में जो पानी जा रहा है कि वो स्वच्छ है या नहीं है, पीने योग्य है या नहीं है। तो ये हमारा जो है फ़ोन है, जो ये गाड़ी का एक्वासेंस का, इसमें हम ये हमारी बोतल में चिप लगी हुई है। इसको जैसे हम स्कैनिंग करेंगे, गाँव का एटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड प्लस गाँव का नाम एज द लोकेशन वहाँ आ जाएगा। और जो हमारी गाड़ी है वो केमिकल के 9 पैरामीटर टेस्ट करती है, पीएच, ट्यूबिडिटी, फ्लोराइड, आयरन, टीडीएस, हार्डनेस और सल्फेट, नाइट्रेट, जिंक। 9 पैरामीटर तो ये टेस्टिंग करती है केमिकल के। एक हमारा बैक्टीरियोलॉजिकल का टेस्ट होता है। टोटल सैंपल के हम 10 टेस्टिंग करते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल मिला के। निश्चित तौर पर जन स्वास्थ्य विभाग की ये एक सराहनीय पहल है, पर अब देखना होगा कि इस पहल के बाद आम लोगों के घर में आ रहे गंदे पानी से किस हद तक निजात मिल पाएगी। कहीं बरसात ने लोगों को राहत दी तो कहीं यही बरसात लोगों के लिए आफत बनकर सामने आई है।
इस बरसात से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यमुनानगर से इसी की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं बरसात राहत लेकर आई तो कहीं आफत लेकर आई। यमुनानगर जिले में बारिश लोगों के लिए ऐसी मुसीबत बन गई कि लोग परेशान हो गए। सुबह सुबह अपने अपने घरों से काम के लिए निकले लोग बरसात के पानी में फंसे नजर आए। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कई इलाकों में 3-3 फुट तक पानी भर गया। जल भराव इतना कि नगर निगम पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्सा आए भी क्यों नहीं, लोगों के घरों तक पानी जो घुस गया। बस स्टैंड, गांधीनगर, लाजपत नगर, दयालु मंदिर के पास के इलाके की कॉलोनियां भी जलमग्न हो गई। कोई ठिकाना ही नहीं हो रहा, इतना हाल हो रहा है। हमारे घर में तो एक दफे इतना पानी भर गया कि सारा ही सामान खराब हो गया, सारा ही एकदम से बेकार हो गया। सारा सामान इतना, पिछली बार पानी आया था। हर बार ही होता है, जब भी पानी आएगा ही होगा। फिर देखना जब बारिश तेज होगा, 1 घंटा बहुत तेज बारिश हो जाएगा, देखना कितना भर जाएगा, इससे ज्यादा होगा। अभी अगर 1 घंटा और बरसता है तो और ऊपर चढ़ता है पानी। आप ही ना करना, आप देख लीजिए, आपके सामने देखिए, सबके घर में कुछ भी नहीं है। ये हाल हुआ पड़ा, एकदम से बेकार हुआ। आप देख लीजिए, हर कमरे के अंदर देखिए यही है। हमारा कमरा उधर है, उस तरफ भी इतना पानी घुस गया। खाना बनेगा कहाँ से, तो खाना ही नहीं बन पाएगा। सारा कुर्सी मतलब पानी में डूब गया। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि हालात कितने बुरे हैं। कमरे में इतना पानी भर गया है कि लोग कमरे के अंदर बनी सेल्फ में सोने को मजबूर हैं। से आ रहा हूँ, एक्चुअली मैंने थोड़ा इधर पानी इतना दुनिया भर का भर गया है, कोई निकासी तो है नहीं। यही कहना चाहूँगा, कहीं नहीं कहा कि क्या इतना पानी है, फिर एक मजबूरी बन के ना आगे आने की जबरदस्त हुई है। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी को रुकना चाहिए। हर बार मानसून से पहले नगर निगम पानी की निकासी की व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करते आया है, लेकिन स्थिति हर बार जस की तस बनी रहती है। बरसात शुरू होते ही बारिश के इस पानी में नगर निगम के दावे भी धुलते हुए नजर आने लगते हैं। बरसात के मौसम को लेकर किए गए दावे हर बार प्रशासन की ओर से फेल ही साबित होते हैं। इसके लिए जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक शहर की तस्वीर नहीं बदलेगी और लोगों को यूं ही संघर्ष करना पड़ेगा। फरीदाबाद के बीजेपी विधायक राजेश नागर अपने समर्थकों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और शूटिंग में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सिंगराज अधाना का स्वागत किया। एयरपोर्ट की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में अपने खिलाड़ियों को लेकर खुशी और जुनून है। टोक्यो पैरालंपिक में जीत हासिल कर लौटे शूटर सिंगराज के स्वागत के लिए फरीदाबाद के बीजेपी विधायक राजेश नागर के साथ भारी भीड़ एयरपोर्ट पर पहुंची और सिंगराज का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सिंगराज अधाना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मई में उन्हें कोरोना हो गया था, तब उन्होंने अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल आस छोड़ दी थी, लेकिन क्षेत्र के विधायक राजेश नागर ने उनकी मदद की, जिसकी बदौलत आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। महामारी में जब मुझे बेड भी नहीं नसीब हो रहे थे, तो जैसे ही मेरे भाई राजेश नागर जी को पता चला तो तुरंत वो घर छोड़ के अमन नागर भाई के साथ, अपने परिवार के साथ मुझे हॉस्टल में और ये हॉस्पिटल में एडमिट कराने आ गए। और जब तक मैं ठीक नहीं हो गया, लगातार मेरे साथ बने रहा पूरा परिवार, जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये अच्छे नेताओं की देन है, इस सरकार की देन है। आप बहुत लोगों का मैं धन्यवाद सदा ऋणी रहूँगा आप लोगों का। बात तो ऐसा लगा कि मुझसे सब कुछ छिन जाएगा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, लेकिन जब आप लोगों का प्यार, मुझे पूरे बस्ती का, शहर का मुझे प्यार मिला, शुभकामनाएं मिली, तो वो ताकत के रूप में उभरा मैं। और एक नया संकल्प मैंने लिया, बेड पे पड़े पड़े कि सिंगराज अभी नहीं तो कभी नहीं, इस प्यार का कीमत चुकाने का यही समय है टोक्यो। और मैं कामयाब हुआ आप लोगों के आशीर्वाद और अपने टीचरों की मेहनत की बदौलत, जो सदा उन्होंने मेरा मोटिवेशन करा थी, सिंगराज बीमारी जा चुकी है, इसे भूल जाओ और कुछ नया कर लीजिए। वहीं एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे बीजेपी विधायक राजेश नागर ने कहा कि सिंगराज ने जहां फरीदाबाद का नाम रोशन किया है, तो वहीं प्रदेश और देश का नाम भी रोशन किया है।
क्षेत्र का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है। इस भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक हमारे जिले के लिए और हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। तमाम बहुत गर्व की बात है और हमारे खेल मंत्री, प्रदेश के खेल मंत्री खुद यहाँ पर इनको रिसीव करने आए और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए। अब ये सारे लोग हमारे अशोका होटल में जाएंगे। कल इनका हमारे अनुराग ठाकुर जी के साथ डिनर है, परसों माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इनका। हरियाणा राशि कहीं ज़्यादा है तो हरियाणा प्रदेश में है। राशि के साथ साथ हम रियायती दरों में प्लॉट भी दे रहे हैं रहने के लिए, सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं और बहुत सारी सुविधाएं हम अपने इन खिलाड़ियों को दे रहे हैं। आपको बता दें, खिलाड़ियों के परिजन, दोस्त और प्रशंसक बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर पहुंचे। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंची पैरालंपिक टीम के स्वागत के लिए टर्मिनल 3 के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों का कहना है कि ओलंपिक के बाद पैरालंपिक में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और खिलाड़ियों के कड़े अभ्यास के कारण ही खेल के क्षेत्र में भारत को सफलता मिल रही है। चंडीगढ़ में शहर का पहला एयर प्यूरिफायर टावर बनकर तैयार हो गया है, जिसके बाद इस टावर के चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। वहीं अब लोग इस एयर प्यूरिफायर टावर की जमकर सराहना कर रहे हैं। देश के 122 शहर ऐसे हैं जहां पर पिछले 5 वर्षों में एयर पॉल्यूशन लगातार तय सीमा से ज्यादा रहा। इस लिस्ट में चंडीगढ़ का नाम भी शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने चंडीगढ़ प्रशासन को अगले 5 साल में एयर पॉल्यूशन 30 से 40% तक कम करने का टारगेट दिया था। इस टारगेट को पूरा करने और शहर में हवा साफ रहे, इसके लिए बड़े एयर प्यूरिफायर लगने थे, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट चौक पर लगाए गए शहर के पहले एयर प्यूरिफायर टावर का काम पूरा हो चुका है। सर, ये जो हमने अब टेक्नोलॉजी हमारी लगाई हुई है, हमारी खुद की इन्वेंशन की हुई है और इसका हमारे पास में पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है और इसमें जो है कोई फिल्टर नहीं है और इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि इंडिया का पहला फिल्टरलेस और फंक्शनल जो अभी काम करेगा 7 तारीख से, और काम तो कर ही रहा है, हमने टेस्ट एंड ट्राई भी कर ली है, तो ये इंडिया का पहला होगा, सबसे टॉलेस्ट होगा। इसकी हाइट 25 मीटर्स है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो पूरी कंट्री में 132 सिटी ऐसा है जिसको नॉन अटेनमेंट सिटी बोला जाता है। नॉन अटेनमेंट सिटी का मतलब ये है कि जो एयर क्वालिटी का पैरामीटर्स होना चाहिए वो पैरामीटर्स से ज़्यादा है, जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। और जैसे आपको भी पता होगा, चंडीगढ़ एक ऐसे लैंडलॉक्ड सिटी है, उसके चारों तरफ काफ़ी वहाँ पे आबादी भी है, इंडस्ट्रीज़ भी है, तो इसलिए ये, और चंडीगढ़ का भी पॉपुलेशन है, चंडीगढ़ का व्हीकल्स है, और इसलिए चंडीगढ़ जो है एक नॉन अटेनमेंट सिटी है। नॉन अटेनमेंट सिटी होने से हमको बहुत सारा एक्शन लेना पड़ता है इसका एयर क्वालिटी को प्यूरिफाई करने के लिए। बता दें कि एयर प्यूरिफायर टावर के ट्रायल में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। नतीजे देखने के बाद उद्घाटन से पहले यूटी प्रशासन ने 8 अन्य लोकेशन पर एयर प्यूरिफायर टावर लगाने की भी तैयारी कर ली है। एयर प्यूरिफायर टावर की खासियत, एयर प्यूरिफायर टावर से एयर पॉल्यूशन हो रहा कम। एयर पॉल्यूशन 70 से 74% तक हुआ कम। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। 500 मीटर दायरे की हवा को प्यूरिफायर कर रहा है टावर। 24 घंटे में 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट हवा को साफ किया जा रहा। 25 मीटर ऊंचे टावर में फिल्टर बदलने की जरूरत नहीं रहेगी। टावर में लगा हाई स्पीड पंखा अपने आप गंदगी को साफ कर देगा। बहरहाल एयर प्यूरिफायर टावर का काम पूरा हो गया है। जल्द इसका उद्घाटन कर इसे शुरू किया जाएगा। इसके अलावा इसके नतीजों को देखते हुए शहर के अलग अलग जगहों पर भी इसे लगाने के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। सिरसा की न्यू हाउसिंग बोर्ड में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर कुछ बदमाशों ने पुलिस बनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और बदमाश बेखौफ हैं। हरियाणा के सिरसा जिले से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने पुलिस को हैरान परेशान कर दिया। सिरसा की नई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान नंबर 572 में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। नकली स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस ने यहां रेड मारी और 2.5 लाख रुपए की राशि अपने कब्जे में ले ली। इतना ही नहीं, नकली पुलिस टीम ने ताश खेल रहे लोगों के हाथ से सोने की अंगूठियां और कड़े तक निकाल लिए। जब तक यहाँ मौजूद लोग कुछ समझ पाते, नकली पुलिस इंस्पेक्टर्स मौके से फरार हो चुके थे। 10 बजे सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मकान नंबर 572 में 4-5 लड़कों ने मिलकर अपना ताश खेल रहे थे। 4-5 आदमी, उनसे पैसे छीन लिए हैं। जो उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, मौका देखा
सतबीर नाम के आदमी ने हमें सारी बात बताई और दरख्वास्त दी। उस पर हमने मामला दर्ज कर लिया, मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की और दौरान तफ्तीश हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वारदात के बाद ताश खेलने वाले व्यक्ति सतबीर सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी शिकायत दी, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल तो पुलिस ने नकली पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये वाकई हैरानी वाली बात है कि कैसे कुछ बदमाश इतनी आसानी से पूरी प्लानिंग कर वारदात को अंजाम देते हैं। उन्होंने प्लानिंग बना के अपने दोस्त जो है हिसार के STF का जो अजय था, उसको इसने सूचना दी विकास देड़ू ने, वैसे इस तरह भाई आदमी भेजो रेड करनी है। तो विकास उसके अजय जो है नेहरा के कहने पर वो 4 लोग यहाँ आए थे और विकास ने साथ मिलके दौड़ों ने उनके साथ लूट की। जो कितने रुपए की लूट थी, क्या कितने रुपए की लूट थी? ये करीब 2,56,000 रुपये थे और एक सोने कड़ा 2 अंगूठी ले। मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब वारदात में हिसार STF में तैनात एक असली पुलिसकर्मी अजय नेहरा का नाम भी जुड़ गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पुलिस अजय नेहरा की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। नकली पुलिस द्वारा की गई इस लूट की घटना में एक असली पुलिस कर्मचारी का नाम भी सामने आ रहा है, जो कि हैरान कर देने वाला है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में और क्या खुलासे करती है। NCR में अब नई स्क्रैप पॉलिसी लागू हो रही है। इसकी जानकारी हरियाणा के परिवहन मंत्री ने दी है। कहा यह जा रहा है कि नई स्क्रैप पॉलिसी आने के बाद प्रदूषण पर नियंत्रण हो पाएगा। NCR के प्रदूषण की समस्या पर लगातार सरकारें चिंता जताती रही हैं। इसे दूर करने के लिए तमाम नियम कायदे लागू किए जाते रहे, लेकिन हर अगले साल स्थिति बिगड़ती गई। वायु प्रदूषण की वजह से NCR की स्थिति कैसी हो जाती है, ये किसी से छिपा नहीं है। प्रदूषण के चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आम आदमी से लेकर शासन प्रशासन परेशान है। लेकिन हरियाणा सरकार इस समस्या से निजात पाने की पॉलिसी लेकर आई है। जी हां, हरियाणा सरकार जल्द ही नई स्क्रैप पॉलिसी लागू करने वाली है, जिसके चलते डीजल के 10 साल से ज्यादा पुराने और पेट्रोल के 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन NCR में नहीं चल पाएंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि NCR के प्रदूषण को देखते हुए इस फैसले को कड़ाई से लागू किया जाएगा। जो NCR में जो गाड़ी 10 साल से डीजल की पुरानी गाड़ी है जो NCR में आती है, उस स्क्रैप पॉलिसी है केंद्र की तरफ से है कि जो गाड़ी डीजल वाली है उस स्क्रैप पॉलिसी के अंदर वो नहीं चलेंगे। NCR के इलाके में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती है, डीजल का धुआं करती है, प्रदूषण फैलाती है। इस तरह की गाड़ी NCR में बंद करने का जो डायरेक्शन दिया केंद्र की तरफ से ये पॉलिसी। वहीं परिवहन मंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य से NCR में दाखिल होने वाले पुराने वाहनों को लेकर नियम का संशोधन करने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि दिल्ली जाने वाले लोगों के ऊपर असर न पड़े। राजस्थान है, राजस्थान से माल आना है, पंजाब से है कि लोग गाड़ी आएंगे, सामान लेके भी जाएंगे, गाड़ियाँ आनी भी है, गाड़ी निकलनी हो पॉलिसी नहीं है, उसके रास्ते क्या होंगे। मैं NCR के इलाके में गाड़ी सामान उतारेगी या दूसरी गाड़ी लेके जाएगी, NCR के कोने पर उतारेगी, ये भी रास्ता है ना। भाई इस पर क्या है कि इसके क्या रास्ते निकलेंगे। एक गाड़ी तो आ रही है राजस्थान से और नारनौल में आ जाएगी, NCR का इलाका आ जाता है, भाई उसे दिल्ली तक जाना है या गुड़गांव तक जाना है, उसके लिए क्या रास्ते मिलेंगे। इसकी पॉलिसी पे आने वाले समय में क्या कैसे रास्ते निकलेंगे। कोई आदमी यमुनानगर से करनाल जाना चाहता है, किसी के माता पिता बीमार है, घर का आदमी कुछ बीमार है, कोई एक्सीडेंट है, वो गाड़ी लेके चल देता है, उसे ध्यान नहीं है और वो करनाल जाकर फंस जाता है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे रास्ते में परेशानी आने वाले समय में जब रास्ता निकालेंगे। बढ़ता प्रदूषण आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में माना जा रहा है कि नई स्क्रैप पॉलिसी आने के बाद प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकेगा। अब देखना होगा कि आम जनता इस पॉलिसी को किस तरह से देखती है। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मामला गर्मा चुका है। विपक्षी पार्टियों के बाद अब मैदान में वकील भी उतर चुके हैं। वकीलों ने 24 घंटे का वर्क सस्पेंड किया और मामले में कार्रवाई की मांग की।
करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किसानों के समर्थन में अब तक तो विपक्षी पार्टियां ही दिख रही थी, लेकिन अब किसानों को शहर के वकीलों का साथ भी मिल रहा है। वकीलों ने लाठीचार्ज करने वाले ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए 24 घंटे के वर्क सस्पेंड का ऐलान किया है। वी हैव अ राइट, हम पूछ सकते हैं, हमको सारा राइट है कि हमको पता होना चाहिए भी, चाहे हम किसी, जब हम अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं सुरक्षा तो अपने लिए क्या करेंगे। तो इस बात को लेके सभी हाउस, चाहे वो किसी भी पार्टी का था, चाहे वो कांग्रेस का था, चाहे बीजेपी के थे, चाहे वो हर एक पार्टी, हर एक आदमी ने उसको सपोर्ट करते हुए ये कॉल दी थी कि मंडे को हम पूर्ण तरह से इसका वर्क सस्पेंड करेंगे, क्योंकि हमने इसका कंप्लेंट के तौर पर हमने डीसी साहब और एसपी साहब को बोल के भी आए थे कि हम आपकी 2 दिन तक इंतजार करेंगे, भाई आप इस पर कार्रवाई करिए। बकायदा बाय नेम दी गई थी, और अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम अपने हाउस की मीटिंग बुलाएंगे, जो हाउस डिसाइड करेगा उस हिसाब से हम चलेंगे। दरअसल वकीलों ने इससे पहले इस मामले में करनाल उपायुक्त और एसीपी को शिकायत दी थी, लेकिन वकीलों की शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे गुस्साए वकीलों ने वर्क सस्पेंड का फैसला लिया। लोगों से अपील करेंगे कि वो किसानों का साथ दें और उनकी जो बंद की अपील है उसमें उनका समर्थन करें। और जहाँ तक हमारी बार एसोसिएशन की बात है, हम लोग वकीलों के कल्याण के लिए और हम लोग वकीलों के कल्याण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं, और उनके कल्याण और उनकी सुरक्षा को लेकर के जो कुछ भी हमारे से बन पाएगा हम लोग करेंगे। ये अभी आज 1 दिन के वर्क सस्पेंड की कॉल है। अगर अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने जानबूझकर जो है हमारे वकील भाई को टारगेट करके बुरी तरह से पीटा, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग पूरे हरियाणा में, जैसा प्रधान जी ने बताया, हरियाणा और पंजाब में जो है पूरे इस आंदोलन को लेके जाएंगे और वर्क सस्पेंड जो है वहाँ करेंगे। फिलहाल वकीलों ने 24 घंटे का वर्क सस्पेंड किया है और इस वर्क सस्पेंड के जरिए प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में वो फिर से वर्क सस्पेंड करेंगे।